नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। देखो, जब भी वाइफ आती है मेंटेनेंस मांगने के लिए, या वो मेंटेनेंस मांगती है खुद के लिए या बच्चे के लिए, तो उसकी एक कॉमन स्टोरी जो है कोर्ट में आती है। वो स्टोरी क्या है कि मेरे पास कोई साध्य नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास जो है साध्य है, उसके पास इनकम है, मुझे मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए। और आप सामान्य रूप से कंसर्न केस को लड़ते हो, जिस कारण सफलता आपको हासिल नहीं होती है। मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण फैसला डिस्कस करूंगा। ये फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। एक नया जूरिस्प्रूडेंस पैदा करवाया हस्बैंड ने अपनी मेहनत से, अपने आर्गुमेंट से। ये फैसला है दिनांक 14 जुलाई 2026 का। और जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं मेंस राइट जिंदा रहेगा। पर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग हारना शुरू होंगे। जितना हम लोग हारेंगे तो उतना ही अनावश्यक बल मिलेगा गलत लड़कियों को, जो झूठे मुकदमे करती हैं और गलत रूप से हस्बैंड को कोर्ट में आके हैरेस करती है। चाहते हो जीतना तो ये फैसला देखो, ऑब्जर्व करो, और मैं खुल के डिस्कस करूंगा पॉइंट आप सबके साथ। एक नोटबुक तो मेंटेन कर लो प्लीज, विद पेन और पेंसिल। लेते हैं प्रभु महाकाल का नाम और शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि एक ऑर्डर हुआ इंटरिम मेंटेनेंस का, जिसमें सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस जो है दिया गया माइनर चाइल्ड को। वो भी दिया गया लगभग 3,000 रुपए का। कोई मेंटेनेंस जो है अवार्ड नहीं हुआ वाइफ को। इतनी बुरी जब हार हुई वाइफ की, तो उसने पिटिशन दाखिल करी ऑनरेबल हाईकोर्ट में। उसने 3 महत्वपूर्ण तर्क दिए। उसका कहना यह था कि मेंटेनेंस तो दिया गया है माइनर को, पर यह मेंटेनेंस क्या है, इनसफिशिएंट। दूसरी बात उसका कहना यह था कि विदाउट एनी बेसिस हर क्लेम टू गेट द मेंटेनेंस इज रिजेक्टेड, जो कि इनलीगल अप्रोच है ट्रायल कोर्ट की। उसका कहना यह था कि मेरे पास कोई मीन्स नहीं है अर्निंग के, मेरी कोई इनकम नहीं है, पर ट्रायल कोर्ट ने ये सारे फैक्ट्स कर दिए ओवरलुक। उसका यह भी कहना था कि मैंने पहले जॉब करी थी, पर वो जॉब मैंने छोड़ दी है एज पर द प्रेशर माउंटेड बाय माय हस्बैंड। तो अब मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए और मेरे बच्चे का मेंटेनेंस बढ़ाया जाए। देखो, अमूमन जो केसेस फाइल होते हैं मेंटेनेंस के, उसमें वाइफ खुद को बताएगी आशा है, खुद को बताएगी बेरोजगार, और आपको बताएगी लखपति या करोड़पति। और उसका अप्रोच क्या रहेगा कि भारी से भारी मेंटेनेंस जो है क्लेम किया जाए। अब चूंकि हम लोग प्लानिंग तो करते नहीं है, तो जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उससे ही केस को लड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हस्बैंड ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रखा। वो फैक्ट्स क्या थे कि वाइफ जो है अर्न कर रही है, उसका पे स्लिप है। ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में उसने पुटअप किया था, जिसके हिसाब से वाइफ की अर्निंग थी लगभग 14,000 रुपए। ये कंसेंट फैक्ट वाइफ जो है खंडित नहीं कर पाई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एविडेंस कलेक्ट करनी होगी टू शो दैट वाइफ इज हैविंग द अर्निंग। यहां पर तो उसकी अर्निंग थी बाय द वे ऑफ सैलरी। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, उसको उसने किराए पे दे रखा है, उससे उसको अर्निंग हो रही है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद प्रॉपर्टी है, उसने वो प्रॉपर्टी जो है अपने भाई को रिलिंक्विश कर दी, गिफ्ट कर दी। तो कुल मिला करके क्या उसके पास साध्य है आय के, इस पर हमें रिसर्च करना पड़ेगा। क्या वो साध्य उसने डिस्पर्स कर दी है, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। उसके रिसोर्सेज क्या अर्निंग के, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। इनकम किसी भी रिसोर्स से हो सकती है, चाहे प्रोफेशन से हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे अदर सोर्स ऑफ इनकम के। फॉर एग्जांपल इनकम आ रही रेंट से, ये भी सोर्स ऑफ इनकम तो है। तो इसलिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। यहां हस्बैंड ने वर्कआउट किया, अगर वर्कआउट नहीं करता सफलता उसको हासिल नहीं होती। दूसरी बात उसने ये कहा कि जब मैंने ये सबमिशन दी है तो वाइफ ये कहती कि मैं जॉब छोड़ चुकी हूं, मैंने रिजाइन किया है एज पर द प्रेशर माउंटेड बाय द हस्बैंड। तो वाइफ ने जॉब छोड़ दी हो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। तीसरी बात उसका कहना यह था कि वाइफ ने पिटिशन जो है दाखिल करी हैबियस कॉर्पस की, जिसमें उसने एडमिट किया है, और एडमिशन में जुडिशियल एडमिशन है जो कि रिलेवेंट है धारा 15 बीएसए में, कि शी इज हैविंग द सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मेंटेन हरसेल्फ। मैं जोर दे रहा हूं, पुनः सुनिएगा, कि उसने ये कहा कि उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं खुद को मेंटेन करने के लिए और अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए। ये एडमिशन उसके लिए घातक हो गया। इसके अलावा जो एफिडेविट है रजनेश नेहा का, उसमें भी जानकारियां उसने फुलफिल नहीं करी हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसको कंसील किया है, कंप्रेस किया है। तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन है 119 सब क्लॉज जी बीएसए का, इसका इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया कंसर्न हस्बैंड के पक्ष में। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में भी हस्बैंड जीता। कहना यह था कंसर्न हाईकोर्ट का कि चाइल्ड के जो खर्चे बांधे गए
उसके अनुपात में क्या खर्चे हो रहे हैं ये वाइफ स्पेसिफिक नहीं कर पा रही है। कहना यह है हाईकोर्ट का कि जो भी खर्चे होते हैं बच्चे के, खासकर जो खर्चे एजुकेशन के, वो बॉन्ड करने हैं कंसर्न फादर को। पर अगर मां भी कमा रही है तो वो उस कंसर्न खर्चे में शेयर करेगी, इक्वली नहीं बट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो कि जितना अर्निंग कर रही है वाइफ और जितना अर्निंग कर रहा है हस्बैंड, उसके प्रोपोर्शन में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वाइफ देगी बच्चे के खर्चों में, खासकर वो खर्चे जो जुड़े हुए हैं शिक्षा से। ये कोर्ट ने जो है जोड़ दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वाइफ भी अर्न कर रही है और बच्चे की फीस आप दे रहे हो, सिर्फ आप ही दे रहे हो, तो आप इक्वल बेसिस पे कंट्रीब्यूशन मांग सकते हो एज पर दैट जजमेंट, जिसके लिए रेमेडी लाई करती है सेक्शन 144 BNSS के अंदर भी। उसके तहत भी आप प्रोसीडिंग दाखिल कर सकते हो। क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वाइफ ने बच्चे को लिया और इसके लिए कंसर्न कोर्ट में पिटीशन डाली जिसमें उसने जुडिशियल एडमिशंस किए कि मैं फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट हूं, मैं कैपेबल हूं टू अर्न मनी एंड टू मेंटेन माई सेल्फ एंड टू मेंटेन माई कंसर्न चाइल्ड। तो अगर वाइफ अर्न कर रही है, उसने अपना एडमिशन दिया है, तो ये एडमिशन जो है सफिशिएंट है टू ड्रॉ इन्फ्रेंस। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो खर्चा कोर्ट ने माना उसके अनुपात में वास्तव में क्या खर्चे हो रहे हैं बच्चे के, ये वाइफ बता नहीं पाई। फादर की अर्निंग बढ़ गई हो, ये वाइफ बता नहीं पाई। मदर की अर्निंग घट गई हो, ये बता नहीं पाई। मदर बेरोजगार हो, ये बता नहीं पाई। तो कोर्ट ने कहा ग्राउंड जो है सफिशिएंट नहीं है आपके फॉर द इंटरवेंशन, और कोर्ट ने अल्टीमेटली जो पिटीशन थी वाइफ की उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के जब भी हम केस को लड़े, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें एविडेंस जो है गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है टू इंक्रीज द क्रेडिट ऑफ द कंसर्न वुमेन। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें फायदा नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वाइफ अर्न कर रही है, ये फैक्ट आपकी जानकारी में है, तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कीजिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर दिया, अब वाइफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बेरोजगार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रजनीश नेहा का एफिडेविट है ये औपचारिकता नहीं है। अगर डिटेल कंसील करी है वाइफ ने, तो आप इमीडिएटली ना बढ़े टूवर्ड्स अ प्रोसीडिंग कि जिसके तहत हम ये कहते हैं कि साहब वाइफ पे केस चला है परजुरी का। आप एविडेंस कलेक्ट करें, वाइफ को नोटिस दें, उसके एडमिशन रिकॉर्ड पे आने दें, ताकि जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स हैं परजुरी की, उसको इनिशिएट करना हमें काफी इजी रहेगा, हमें दिक्कतें वहां पर महसूस नहीं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी कंसेंट खर्चे वाइफ मांगती है टूवर्ड्स द मेंटेनेंस, तो वो खर्चे जस्टिफाई करने पड़ेंगे, उसको अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देती है, महत्वपूर्ण फैक्ट जो है छुपा लेती है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसलिए हमें पिच करना है इन सारी बातों को, ताकि हम एज पर लॉ बेनिफिट कोर्ट से ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, हाउ टू कॉन्टेस्ट द फॉल्स केसेस ऑफ मेंटेनेंस, और खासकर वो स्थितियां जहां हमारी प्लानिंग नहीं है एंड फर्स्ट टाइम वी आर चेजिंग। तो कुल मिलाकर के चीजें आसान है, पर करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो वहां नुकसान आप ही का है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।